चलिए भाई, अब हम बात करेंगे नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे गाइस? नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और इसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से चार्ज करते हैं। ठीक है भाई, आपको याद होना चाहिए कि नॉन रेसिप्रोकल बेसिस भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक हिस्सा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए, सबसे पहले नॉन रेसिप्रोकल गाइस, जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉन रेसिप्रोकल का मतलब होता है वन वे ट्रैफिक। आसान शब्दों में मतलब मैंने आपके लिए कुछ कराया बट आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट की बात से समझू तो समझना, मान लेते हैं हमारे पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1, S2, S3, और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 और P2। ठीक है गाइस, S1 ने अपनी सेवाएं दी हैं S2 को, S3 को, P1 को और P2 को। ठीक है जी, S1 ने अपनी सर्विसेज किस किस को दी हैं? S2 को, S3 को, P1 को और P2 को। ओके, S2 ने अपनी सेवाएं दी हैं S3 को, P1 को और P2 को। हाँ जी बोलो, क्लियर है? S3 ने अपनी सेवाएं दी हैं P1 और P2 को। ठीक है जी, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम नॉन रेसिप्रोकल। अब इसमें आपको एक मेथड समझ में ये आ रहा होगा कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं दे रहा है लेकिन बदले में उनसे सेवाएं प्राप्त नहीं कर रहा। मतलब नॉन रेसिप्रोकल में सेवाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का एक्सचेंज नहीं होता। तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट बाकी सारे डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देता है लेकिन किसी से भी सेवाएं बदले में प्राप्त नहीं करता, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को गाइज हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो आप देख सकते हैं क्लियरली, S1 ने अपनी सर्विसेज किसे दी? S2 को, और S1 ने अपनी सर्विसेज दी S3 को। भाई सारा फोकस तो आपको सर्विस डिपार्टमेंट पे रखना है, लेकिन S2 ने अपनी सर्विसेज सिर्फ S3 को ली है। यानी S2 ने S1 से सेवाएं ली तो हैं बट उसे बदले में अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं। सिमिलरली S3, इसने S1 और S2 दोनों से सर्विसेज ली हैं, क्लियर, बट अपनी सेवाएं इनको बदले में नहीं दी है। क्लियर है? तो यहां पर एक डिपार्टमेंट दूसरे से सर्विस ले तो रहा है पर उन्हें अपनी सेवाएं नहीं दे रहा। गाइस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें भी कौन सा? नॉन रेसिप्रोकल। बोलो जी, बात क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है जी, तो नॉन रेसिप्रोकल का मतलब वन साइडेड, एक तरफा। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। पर जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करें नॉन रेसिप्रोकल, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है गाइस? याद होगा आपको, स्टेप लैडर मेथड। कौन सा? स्टेप लैडर मेथड। अब ये मेथड कैसे काम करता है अभी हम बताएंगे। आप देख सकते हो ये भी एक स्टेप का रूप ले रहा है, ये सीढ़ियों वाली एक शक्ल आ रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम स्टेप लैडर मेथड। क्लियर है? अब इस नॉन रेसिप्रोकल में सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज होती है, वो होता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। मतलब जो हमें सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा वो सर्विस डिपार्टमेंट है जिससे हम सबसे पहले यानी S1 की जगह रखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट्स आएगा जो बाकी सबको सेवाएं दे रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर S2 की जगह वो डिपार्टमेंट आएगा जो पहले से सेवाएं ले रहा है। ठीक है जी, लेकिन दे किसको रहा है? तीसरे को। बोलो जी, बात क्लियर है? और S3 की जगह वो डिपार्टमेंट चाहिए हमें जिसका काम बाकी दोनों से सर्विसेज लेना है और अपनी सेवाएं सिर्फ किसे देना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बोलो जी, बात क्लियर है? ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ये ऑर्डर गिवन होता है, कई बार गिवन नहीं होता, तो आपको इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट को आप सबसे पहले रखेंगे यानी एट द प्लेस ऑफ S1, किसे आप S2 की जगह रखेंगे और किसे आप S3 की जगह रखेंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? तो सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉन रेसिप्रोकल। और इसके लिए कौन सा मेथड है हमारे पास गाइस? स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड। तो चलिए अब इस पर बेस सम्स करेंगे ताकि आपको इसकी बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे जी बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 एंड इट सेज, देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फैब्रिकेशन एंड असेंबली।
एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है बाय द नेम फैब्रिकेशन एंड असेंबली, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स, और 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स है। कौन कौन से गाइस? स्टोर्स, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस। स्टोर, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं तीनों का काम क्या होता है। स्टोर जिसमें मटेरियल रखा जाता है, टाइम ऑफिस जिसका काम होता है एम्प्लॉयज का टाइम इन टाइम आउट रिकॉर्ड करना, मेंटेनेंस जिसका काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी मशीन्स हैं उन्हें प्रॉपरली मेंटेन करना। ओके, द डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज गिवन बिलो। अब वगैरह सर जो डिपार्टमेंटल की ओवरहेड समरी है मार्च के मंथ की, गाइस वो हमें दे रखी है, ठीक है जी। फैब्रिकेशन 24,000, असेंबली 16,000, स्टोर 5,000, टाइम ऑफिस 4,000 एंड मेंटेनेंस 3,000। तो अगर आप फिर से क्वेश्चन को समझे गाइस, तो क्या मैं कह दूं डिपार्टमेंट के अनुसार, यानी हमें ओवरहेड बांट रखे हैं, आंसर इज यस। तो क्या मैं कह सकता हूं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है? क्लियर है? कम ऑन गाइस। तो इस क्वेश्चन में उसने बता दिया सर फैब्रिकेशन जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, उसके ओवरहेड है 24,000, असेंबली के 16, स्टोर के 5, टाइम ऑफिस के 4 और मेंटेनेंस के 3,000 रुपीज। तो हम ये बात जानते हैं जब भी ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज दे रखे हो, कैसे दे रखे हो गाइस? डिपार्टमेंट वाइज। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अब सेकेंडरी बचा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट वॉज। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड दे रखी है हमें, क्या क्या? नंबर ऑफ इंप्लॉइज फैब्रिकेशन में 40 है, असेंबली में 30 है, स्टोर में 20, टाइम ऑफिस में 16 है, मेंटेनेंस में 10 है। नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप्स। अब सर ये क्या होती है? जब भी किसी डिपार्टमेंट को स्टोर से मटेरियल चाहिए तो वो डिपार्टमेंट एक रिक्विजिशन स्लिप बनाता है, उसमें रिक्वायरमेंट भरता है, अपनी डिपार्टमेंट के हेड का नाम और उसकी स्टैम्प डालता है, ताकि उस स्लिप को देखकर ही स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करता है, वरना नहीं करता। बोलो जी बात क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। देन वी हैव मशीन आवर्स। मशीन आवर्स मतलब जितने घंटे काम हुआ, ठीक है। तो फैब्रिकेशन में मशीनें चली 2400 आवर्स, असेंबली में मशीन चली 1600 आवर्स। क्लियर? आइए, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वो कह रहा है सर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट कर दिखाइए। क्लियर है? तो गाइस जब हम सर्विस की कॉस्ट प्रोडक्शन में बांटते हैं तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें इस क्वेश्चन में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट में एक सर्विस डिपार्टमेंट बाकियों को कितने % सेवाएं दे रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। बोलो जी बात क्लियर है? तो हियर वी यूज नॉन रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल का तो यहां कोई हिंट ही नहीं है। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना प्लीज। तो हमें ये पता करना है S1, S2, S3, यानी हमें ये पता करना है कि गिवन सर्विस डिपार्टमेंट में से कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को मैं S1 रखूं, कौन से को S2 और कौन से को S3। अब सर यहां पर मेरे पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस। स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस। क्लियर है? तो अब S1 यानी कि वो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे पहले आता है जो बाकी दोनों डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देता है। बोलो जी बात क्लियर है? उसके बाद वो सर्विस डिपार्टमेंट आता है S2 की जगह, जिसने पिछले वाले सर्विस डिपार्टमेंट से सेवाएं ली हैं लेकिन अपने अगले S3 अगले डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी हैं। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? और लास्ट में वो सर्विस डिपार्टमेंट आता है जिसका काम बाकी दोनों डिपार्टमेंट से सेवाएं लेना है और सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है। क्लियर है? किसे देना है गाइस अपनी सर्विसेज? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बोलो जी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना भाई। तो अब मुझे तीनों डिपार्टमेंट में से ये सर्च करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो S1 की जगह आएगा। ठीक है जी? तो आप ध्यान से मेरी बात सुनो। नंबर ऑफ इंप्लॉइज दे रखे हैं 40, 30, 20, 16, 10। ध्यान से देखो भाई, मतलब स्टोर में 20 लोग काम करते हैं, टाइम ऑफिस में 16, मेंटेनेंस में 10 लोग। ठीक है जी? अब मेरा आपसे प्रश्न है टाइम ऑफिस का क्या काम होता है? जैसे मैंने कहा टाइम ऑफिस का काम होता है वर्कर्स का टाइम इन टाइम आउट रिकॉर्ड करना।
मतलब ये पता करना कौन वर्कर किस टाइम ऑफिस आया और कौन वर्कर किस टाइम ऑफिस से गया। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबके वर्कर का टाइम इन टाइम आउट यही तो रिकॉर्ड करेगा टाइम ऑफिस। कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगर आप देखो स्टोर में 20 लोग हैं, मेंटेनेंस में 10 लोग हैं, तो यार स्टोर के वर्कर का भी टाइम इन टाइम आउट टाइम ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है, मेंटेनेंस के वर्कर का भी टाइम इन टाइम आउट टाइम ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या मैं कह दूं, और नो डाउट प्रोडक्शन का तो कर ही रहा होगा भाई, हर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को तो सर्विसेज देगा ही, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। हमें तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट देखने हैं। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं जो टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट है, कौन सा? टाइम ऑफिस, ये अपनी सेवाएं स्टोर और मेंटेनेंस बाकी दोनों डिपार्टमेंट को दे रहा है। से यस? आंसर इज यस। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं S1 के स्थान पर हम कौन सा डिपार्टमेंट लिखेंगे? टाइम ऑफिस। गाइस अभी आपको सिर्फ इसको समझना है, ठीक है? आइए, क्यों लिखा मैंने S1 टाइम ऑफिस? क्योंकि S1 वो सर्विस डिपार्टमेंट है जो आने अगले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो टाइम ऑफिस स्टोर के वर्कर का भी टाइम इन टाइम आउट रिकॉर्ड कर रहा है, टाइम ऑफिस मेंटेनेंस के वर्कर का भी टाइम इन टाइम आउट रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टाइम ऑफिस है वो सारे डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है? आंसर इज यस। जल्दी बोलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आइए, अब हमें जानना है S2। तो आपको पता है S2 की जगह वो डिपार्टमेंट आएगा जिसने पहले से सर्विस ली और दूसरे को दी है। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप, ये क्या होती है मैंने बता दिया। जो डिपार्टमेंट स्टोर रिक्विजिशन स्लिप लाकर देगा स्टोर डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट केवल उसी को ही अपनी सर्विसेज देगा, केवल उसी को ही वो मटेरियल इशू करेगा। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो अगर आप देखो स्टोर रिक्विजिशन स्लिप फैब्रिकेशन ने 24 टाइम्स रेस की है, असेंबली ने 20 टाइम रेस की है, और टाइम ऑफिस ने रेस नहीं की, स्टोर तो खुद ही है, मेंटेनेंस ने रेस की है 6 टाइम्स। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब निकला स्टोर डिपार्टमेंट ने अपनी सेवाएं सिर्फ मेंटेनेंस को दी हैं। बोलो जी, बात क्लियर? तो क्या उसने टाइम ऑफिस को सर्विसेज दी हैं जिससे उसने सेवाएं प्राप्त की हैं? आंसर इज नो। तो S2 की जगह वही डिपार्टमेंट आएगा जो अपने से पहले से सर्विस लेता है और अपने नेक्स्ट को सेवाएं देता है। बोलो बात क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। तो यहां से क्लियर हो गया, S2 की जगह हमारा कौन सा डिपार्टमेंट होगा गाइस? स्टोर डिपार्टमेंट। क्लियर? नाउ लास्ट S3। सर S3 यानी वो सर्विस डिपार्टमेंट जिसने बाकी दोनों से सेवाएं ली हैं लेकिन अपनी सेवाएं सिर्फ किसको दी हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो अगर आप देख सकते हो मेंटेनेंस का काम क्या होता है? मशीनों की देखभाल करना, और मशीनें केवल किस में दे रखी हैं? फैब्रिकेशन में 2400 आवर्स, असेंबली में 1600 आवर्स। तो मेंटेनेंस ने अपनी सर्विसेज केवल फैब्रिकेशन और असेंबली डिपार्टमेंट्स को ही दी है। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए गाइस S3 के स्थान पर हम किसको लेंगे? मेंटेनेंस को। क्लियर? तो गाइस ये ऑर्डर हमने डिसाइड कर लिया एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, और जैसे मैंने बोला कई बार ये ऑर्डर आपको गिवन भी होता है। चलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है ओवरहेड्स का। तो गाइस आइए लेट स्टार्ट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। एक बार फिर से आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए भाई। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है भाई। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, then we have total, basis, सर्विस डिपार्टमेंट, और सर्विस में 3 डिपार्टमेंट थे, क्या क्या नाम था? तो सबसे पहला हम किसे रखेंगे गाइस? टाइम ऑफिस। दूसरे नंबर पर स्टोर, तीसरे नंबर पे मेंटेनेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंड देन वी हैव गॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन, असेंबली। गाइस मैंने शॉर्ट में लिखा है स्पेस की कमी की वजह से,
बट आप लोग फुल नाम लिखना इनके। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गाइस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। और गाइस बेसिस में क्या आ जाएगा? बेसिस में आ जाएगा डायरेक्ट एलोकेशन। ठीक है जी, बेसिस में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एलोकेशन। अब जरा डायरेक्ट एलोकेशन देखिए भाई। टाइम ऑफिस 4000, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। हम पहले सर्विस ले रहे हैं, बाद में फैब्रिकेशन। आप पहले फैब्रिकेशन लो, बाद में सर्विस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यानी मैं कह दूं, मैंने इस बार पहले सर्विस डिपार्टमेंट लिए, बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप नॉर्मल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम ऑफिस 4000, स्टोर 5000, मेंटेनेंस 3000, फैब्रिकेशन का अमाउंट कितना है गाइस? 24,000, और असेंबली का अमाउंट कितना है? 16,000। हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हम सबसे पहले टाइम ऑफिस के एक्सपेंसेस लेंगे और उसे बांट देंगे स्टोर, मेंटेनेंस, फैब्रिकेशन और असेंबली में। क्लियर है? चलिए, तो 4000 को आप यहां नेगेटिव लिख दीजिए, यहां लिखेंगे टाइम ऑफिस। ठीक है जी। अब बेसिस क्या होगा गाइस? अब बेसिस तो आपको खुद डिसाइड करना है। तो टाइम ऑफिस ने किस आधार पर सर्विसेज दी हैं? सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पर। तो बेसिस में क्या हो जाएगा यहां पर? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो टोटल में आ गया 4000, और बेसिस में आप लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो गाइज आपको क्या करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो लेनी है और उस रेशियो में एक्सपेंडिचर को बांट देना है। तो आप जरा सावधानी बरतनी है। मैंने लिखा स्टोर, फिर मेंटेनेंस, फिर फैब्रिकेशन, फिर असेंबली। तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ना, वो इसी ऑर्डर में आएंगे। सबसे पहले आप स्टोर के एम्प्लॉइज लेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस के, उसके बाद फैब्रिकेशन के, और उसके बाद असेंबली के, और फिर उनकी रेशियो बनाएंगे। आई होप इतने आप जानते हैं। ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन में देखिए, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए स्टोर के। तो गाइस स्टोर के एम्प्लॉइज कितने हैं? 20:2। उसके बाद मेंटेनेंस के 10:2, फैब्रिकेशन के 40 और असेंबली के 30। तो ये आ गए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इनकी रेशियो में अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए, तो टाइम ऑफिस के बाद 4000 को आप इसमें बांट देंगे 20, 10, 40, 30 की रेशियो में। तो स्टोर के हिस्से में आ जाएगा 800 गाइस, मेंटेनेंस 400, फैब्रिकेशन 1600 और असेंबली 1200। बोलो जी, बात क्लियर है? हाँ जी, स्टोर 800, मेंटेनेंस 400, फैब्रिकेशन 1600, असेंबली 1200। बोलो जी, यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। अब स्टोर, मेंटेनेंस, सॉरी, टाइम ऑफिस खत्म हो गया। अब स्टोर के टोटल खर्चे अपने जो उसे प्राप्त हुए हैं, तो 5000 ये, 800 ये। तो अब इसको हम लेंगे 5800। ये ले लिया हमने नेगेटिव। चेक करते जाइए भाई ध्यान से। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे स्टोर्स और टोटल में 5800। अब आप मुझे बताइए, स्टोर ने अपनी सेवाएं किस आधार पर दी थी? तो गाइस स्टोर ने अपनी सर्विसेज दी थी स्टोर रिक्विजिशन के आधार पर, स्लिप के आधार पर। तो उसी बेस पर हम उसके एक्सपेंडिचर भी क्या करेंगे? बांट देंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? तो उसका बेस हो जाएगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप, इसमें नील। हाँ जी, नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप इसमें नील। तो मेंटेनेंस में कितना आएगा? बांट दीजिए रेशियो में। 696 मेंटेनेंस में, फैब्रिकेशन में 2784 और असेंबली में 2320। हाँ जी,
स्टोर में आएगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप के आधार पर, तो टाइम ऑफिस में तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ किसको दिया, मेंटेनेंस को, फैब्रिकेशन को और असेंबली को। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन। अब हमें किसके एक्सपेंडिचर लेने का, इस मेंटेनेंस के, और बांट देने फैब्रिकेशन और असेंबली में, दैट्स ऑल। तो चलिए अब मेंटेनेंस के टोटल खर्चे लेंगे गाइस, 3000 प्लस 400 प्लस 696, ठीक है जी, तो ये हो गया 4096। तो यहां पर आप लेंगे यहां नील 4096, ये नेगेटिव, ठीक है, ये मेंटेनेंस 4096। अब मेंटेनेंस ने किस आधार पर अपने सर्विसेज दिए, मशीन आवर्स, तो दैट्स ऑल। तो आप यहां पर मशीन आवर्स की रेशियो लेंगे, ठीक है जी, और मशीन आवर्स की रेशियो में इस मेंटेनेंस के खर्चों को बांट देंगे फैब्रिकेशन में और असेंबली में। आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो चलिए बांट दीजिए। तो बताइए फैब्रिकेशन में कितना आएगा, 2458, चेक कर पा रहे होंगे आप कैलकुलेटर पर, और असेंबली में 1638। हाँ जी बोलो, क्लियर? तो गाइस यहां पर आकर ही हमारा स्टेप लैडर मेथड क्या हुआ, खत्म हो गया। चलिए बस आप इसका टोटल कर दीजिए। तो वी हैव गॉट टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स, पहला नील, दूसरा नील, तीसरा नील। भाई स्टोर डिपार्टमेंट तो खत्म हो गए ना, तो आप फैब्रिकेशन का टोटल करिए 30842, और आप टोटल करिए असेंबली का 21158, ठीक है। सो गाइज दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आपको ये स्टेप लैडर मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर डिसाइड करना। तो कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर खुद गिवन होता है, तब तो सारी मेहनत खत्म, बस आपको ऑर्डर में रखना और दिए हुए बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन थॉरोली। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, फैब्रिकेशन का टोटल आया है 30,842 और असेंबली का टोटल आया 21,158, 21,158। चलिए गाइस नोट करिए जल्दी क्विकली। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे भाई। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव 3 डिपार्टमेंट्स विच आर रिगार्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। हाँ जी, 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं गाइस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ओके, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लैडर मेथड। तो यहाँ उसने मेंशन ही कर दिया कि गाइस जो हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो इन डिपार्टमेंट में बांटते हैं किस मेथड के अनुसार, कम ऑन एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन में मेंशन है, आप देख सकते हैं, स्टेप लैडर मेथड। Estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows। अब हर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा वो दे रखा है। डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो शोन अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब जो डेटा गिवन है हर डिपार्टमेंट का वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, समझिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ, तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS, ठीक है भाई। तो हमारे पास 4 तो सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड, अब फिर से वही बात, X के ओवरहेड 193, Y के 64, Z के 83, देन P 45, Q 75, R 1,05,000, S 30,000। तो अगेन द सेम पॉइंट गाइस, क्या ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है? कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर इज यस। भाई जब भी ओवरहेड कैसे दे रखा हो, डिपार्टमेंट वाइज दे रखा हो, तो अंडरस्टूड है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। क्या हो गया गाइस? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें कौन सा करना है? अब हमें करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। विच वन वी हैव टू डू? वी हैव टू डू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए अब ध्यान से देखेंगे भाई, डायरेक्ट लेबर आवर दे रखे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, एरिया इन स्क्वायर मीटर दे रखा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। The overhead cost of the 4 service department are distributed in the same order. This is very important.
इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि जो ओवरहेड कॉस्ट है ना इन डिपार्टमेंट की, सर वो इस ऑर्डर में बांटी जाएगी। क्या? पी क्यू आर एस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सबसे पहले हम पी का ओवरहेड लेंगे और उसे बांट देंगे क्यू आर एस में और एक्स वाई जेड में। ठीक है भाई, ऑर्डर तो हमें सर्विस डिपार्टमेंट का चाहिए ना। फिर उसने बोला उसके बाद आप आर के ओवरहेड लोगे, क्यू के ओवरहेड लोगे और उसे बांट दोगे आर एस में, फिर आर के ओवरहेड उसे बांट दोगे एस में। ठीक है, एक्स वाई जेड में तो बांटना अंडरस्टूड है। तो ऑर्डर समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आप सर्विस डिपार्टमेंट पी के ओवरहेड लेंगे और उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? क्यू आर एस में। उसके बाद गाइज हम क्यू के ओवरहेड लेंगे आर एस में, आर के लेंगे एस में और एस के ओवरहेड प्रोडक्शन में। इन सबके भी प्रोडक्शन में ही जाएंगे, बस ऑर्डर ये रहेगा जो मैं बताना चाहता हूं, पी क्यू आर एस। चलिए, अब सर इन्हें बांटने के लिए हमारे पास बेसिस भी तो होना चाहिए। तो जरा देखिए, नीचे बेसिस दिया है, डिपार्टमेंट पी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पर, डिपार्टमेंट क्यू डायरेक्ट लेबर आवर्स, डिपार्टमेंट आर एरिया इन स्क्वायर मीटर और डिपार्टमेंट एस डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो गाइस उसने हमें ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का बेस भी दे दिया। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। You are required to prepare a schedule showing the distribution of overhead cost of the fourth department to the 3 production department। अब अगर आप एक शेड्यूल बनाइए और उसमें ओवरहेड कॉस्ट बांटिए। कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट। तो गाइस अभी हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि रिकवरी रेट का कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं सीखा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, देन वी विल मूव टू द रिकवरी रेट्स। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना है गाइस? स्टेप एंड लैडर मेथड से। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अब जरा ध्यान से देखना गाइस, पहला कॉलम एज यूजुअल पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम टोटल, तीसरा कॉलम हम बनाएंगे बेसिस, चौथा कॉलम गाइस हम बनाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट उसमें था पी क्यू आर एस एंड देन वी विल मेक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 3 थे, एक्स वाई और जेड। ठीक है गाइस, तो 4 सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास और 4 ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे। आइए शुरू करते। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे गाइस? एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, हम सबसे पहले लेंगे एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है बेसिस में हम क्या लिखते हैं जी? डायरेक्ट एलोकेशन। कि भैया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने हमें करके दिया है, दैट्स ऑल। तो चलिए देखिए, डिपार्टमेंट पी 45,000, ध्यान से देखते जाना, डिपार्टमेंट क्यू 75,000, डिपार्टमेंट आर 1,05,000, डिपार्टमेंट एस 30,000। कम ऑन एवरीबॉडी। तो 45,000, 75,000, 1,05,000 एंड देन वी हैव 30,000। फिर आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, 1,93,000, वाई 64,000 और जेड 83,000। ठीक है, एक बार मैं रीड कर दूं। फॉर डिपार्टमेंट पी 45,000, फॉर डिपार्टमेंट क्यू 75, फॉर आर 1,05,000, एस 30,000, एक्स 1,93,000, वाई 64,000 एंड जेड 83,000। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब हम सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिपार्टमेंट पी। तो डिपार्टमेंट पी को आप नेगेटिव में ले लीजिए, 45,000। चेक कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे डिपार्टमेंट पी। ठीक है जी,
टोटल में 45,000। अच्छा, बेसिस क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो बेसिस में आप लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब गाइस देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना। आप किस ऑर्डर में बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं QRS XYZ, तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इसी ऑर्डर में लेंगे। सबसे पहले आप Q के एम्प्लॉइज लिखिए, इस टू R के एम्प्लॉइज, देन S के एम्प्लॉइज, देन X के, Y के और Z के एम्प्लॉइज। इसी ऑर्डर में एम्प्लॉइज लिखिए, उनकी रेशियो बनाइए और उस रेशियो में बांट दीजिए। बोलो जी, बात क्लियर है? तो मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले Q के एम्प्लॉइज चाहिए। तो Q के एम्प्लॉइज गाइज हो गए 50 इस टू 40, अगेन 50 इस टू, अब X के 100, 125 और 85। क्लियर गाइज? तो ये बन गई रेशियो। तो इस रेशियो में आप ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस रेशियो में आप 45,000 को बांट देंगे QRS XYZ में। क्लियर है? तो चलिए वेरी क्विकली यूज द कैलकुलेटर। ठीक है जी, तो जल्दी से आप कैलकुलेटर उठाएंगे और बताइए डिपार्टमेंट Q के हिस्से में कितना आया। चेक करेंगे भाई जल्दी से। तो Q के हिस्से में आया 5,000, R के हिस्से में 4,000, S के हिस्से में अगेन 5,000 और X के हिस्से में 10,000, देन Y 12,500 और वी हैव गॉट Z 8,500। क्वेश्चन में देखिए गाइस बहुत केयरफुली। तो हमने क्या करा, डिपार्टमेंट P के खर्चे QRS XY और Z में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बोलो जी, बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे डिपार्टमेंट Q। डिपार्टमेंट Q के अपने खर्चे और जो पिछले डिपार्टमेंट से मिले उन टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 75 + 5 ये हो गया 80,000। तो 80,000 आ गया डिपार्टमेंट Q में निल। P में तो कुछ देना नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे डिपार्टमेंट Q। टोटल कितना आएगा गाइस? 80,000। अब आप मुझे बताइए डिपार्टमेंट Q के खर्चे किस आधार पर बांटने? सर क्वेश्चन में मेंशन है क्लियर, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो आप बेसिस में लिख देंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? RS XYZ में, तो आप डायरेक्ट लेबर आवर किस वे में लेंगे? R के, फिर S के, फिर X के, फिर Y के, फिर Z के, इस रेशियो में ही लेंगे आप। बोलो बात क्लियर है? तो जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए और 80,000 को लेबर आवर की रेशियो में बांटिए। तो बताइए R के हिस्से में कितना? तो सर R में आ गया 24,000। चेक कर पा रहा है? देन वी हैव गॉट 12,000, then we have 16,000, then 12,000 and again 16,000। बोलो जी, बात क्लियर है? तो 24, 12, 16, 12, 16। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब P में निल, Q में निल। अब हम R के खर्चे लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, डिपार्टमेंट के अपने खर्चे और जो उसे प्रीवियस मिले सबका टोटल करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी तो वो डिपार्टमेंट निल होगा। तो 1,05,000 + 4,000, 1,09,000 + 24,000, तो ये आ गया 1,33,000। तो गाइस हमने ले लिया 1,33,000 नेगेटिव। तो अब आप यहां पर लिखेंगे डिपार्टमेंट R, टोटल में 1,33,000। हाँ जी, बेसिस बताइए क्या बोला था उसने? एरिया। तो बेसिस क्या है गाइस? एरिया इन स्क्वायर मीटर। एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो अब आप एरिया की रेशियो लेंगे। अगेन द सेम पॉइंट गाइस, हमें सर्विस डिपार्टमेंट R के खर्चे बांटने S XYZ में, S XYZ में। तो हमें जो रेशियो लेनी है वो इसी ऑर्डर में लेनी है। बस इस बात का ध्यान रखना, इतनी छोटी सी बात है बट जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आई रिपीट, हमें जो रेशियो लेनी है गाइस वो इसी ऑर्डर में लेनी है, S XYZ। बोलो कौन से? बिल्कुल क्लियर है। तो
तो चलिए एस का हिस्सा बोलिए कितना आया गाइस, 19,000, एक्स 57,000, वाई 28,500 और जेड अगेन 28,500। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है गाइस, तो इसलिए 28,500। ठीक है भाई, अब सिर्फ एस बचा, तो पहले में नील, दूसरे में नील, तीसरे में नील, एस। अब आप एस के खर्चों का टोटल करिए 30, 35, 12, 47 और 92, 66,000, 66,000। तो अब आप यहां पर लिखेंगे डिपार्टमेंट एस, टोटल में 66,000। ठीक है भाई, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बेस क्या है, क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो यहां आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इन तीनों में तो आएगा नहीं, अब ये सिर्फ किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई जेड में। तो अब जो आप लेबर आवर लेंगे वो सिर्फ कौन सी लेंगे, एक्स की, वाई की और जेड की। तो इन लेबर आवर्स में आपको इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोलो जी, बात क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी। तो डिपार्टमेंट एक्स को में कितना हिस्सा आएगा जल्दी बताइए, 24,000, डिपार्टमेंट वाई 18,000 एंड अगेन डिपार्टमेंट जेड 24,000। हाँ जी बोलो, क्लियर। तो गाइस अब आप यहां पर आकर टोटल कर दीजिए, तो आप यहां पर ले लेंगे टोटल ओवरहेड, भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का टोटल तो नहीं आ गया। अब आप एक्स का टोटल कर दीजिए, सर वो आएगा 3 लाख, वाई का टोटल 1,35,000 और जेड 1,60,000। गाइस थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं बार बार रीड कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर से टोटल ऑफ एक्स 3 लाख, टोटल ऑफ वाई 1,35,000 एंड टोटल ऑफ जेड 1,60,000। ठीक है जी, तो गाइस यहां पर आकर हमारा ये ओवरहेड का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। तो जल्दी बताइए, नॉन रेसिप्रोकल में स्टेप लैडर मेथड बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है। तो गाइज हमने सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, फिर हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा और उसमें हमने पहले सीखा डायरेक्ट एलोकेशन, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, उसमें 2 मेथड थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर हमने सीखा नॉन रेसिप्रोकल, उसमें एक ही मेथड था, स्टेप लैडर मेथड। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये पूरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है गाइस? अभी हम इस पर और सम करेंगे तो आपकी एक परफेक्ट कमांड उस पर आपको मिल सके।